वेलकम बैक टू माई चैनल एंड यस, आज जो है हम एक पर्टिकुलर सेक्शन, सिर्फ आज मैं एक सेक्शन कराने के लिए ही आई हुई हूँ। बट उसके पहले हम देख लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सेक्शन 155 तक हमने डिस्कस कर लिया है। हमने ये देखा था कि सेक्शन 47 में कौन कौन से ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफ़र मानते ही नहीं है, और मानते नहीं है तो उस पर कैपिटल गेन भी नहीं लगता है। और फिर हमने देखा था कि किस केस में वायोलेशन कब होता है, 8 ईयर वाली कंडीशन देखी थी। तो बस आज हम उसके आगे एक सेक्शन देखने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। सेक्शन 47 की 5 कंडीशन, 49(1) मैंने आपको बता दिया था, जो कॉस्ट के बारे में बात करता है। टाइम पीरियड 242A जो है वो बोलता है कि जो प्रीवियस ओनर का टाइम पीरियड है, जब से उसने होल्ड किया है तब से जो है हम करंट जो ओनर है जिसको सेक्शन 47 में ट्रांसफ़र हुआ है, वहाँ से हम प्रीवियस ओनर के टाइम पीरियड को भी कंसिडर करेंगे जब हम होल्डिंग पीरियड डिसाइड करेंगे करंट ओनर का। तो फिर हमने ये केस लॉ पे डिस्कस कर लिया था। और विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन, जो 47A में जो आपको एग्जेम्पशन मिली है, 2 कंडीशन मैंने आपको बताया था कि कब वो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाती है। पहला तो ये था कि या तो वो कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो जा रहा है स्टॉक इन ट्रेड में, या फिर दूसरा था कि जो पेरेंट कंपनी है वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, 8 ईयर टाइम पीरियड जो था, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो उसका होल्डिंग पीरियड जो है, आई मीन उसका जो होल्डिंग है वो 100% से लेस हो जाता है, तो भी जो है हमारा सेक्शन 47A की एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। फिर हमने सेक्शन 155 भी देखा था। अब हम आगे देखने वाले हैं सेक्शन 50CA, स्पेशल प्रोविज़न फॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। देखो ये सेक्शन क्या बोलता है, पहले हल्का से मैं आपको पढ़ देती हूँ। इफ़ कंसिडरेशन रिसीव और अक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर बाय एन एसेसी ऑफ ए कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ इज लेस देन द वैल्यू adopted or assessed or accessible by any authority of a state government, that is stamp valuation authority, for the purpose of payment of stamp duty in respect of transfer, the value so adopted or assessed or accessible shall be deemed to be full value of consideration receiving or accruing as a result of such transfer। इसको अब हम थ्रू एन एग्जाम्पल समझते हैं। तो आइए अब हम 50CA जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ करो एक है मिस्टर ए, चलो मैंने आज रेड पेन लिया हुआ है। एक है मिस्टर ए, इनके पास एक लैंड एंड बिल्डिंग थी। ये लैंड एंड बिल्डिंग जो है ये मिस्टर बी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मिस्टर बी, ये मिस्टर बी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब जब ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इन्होंने कितने में ख़रीदा था हटाओ, ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो मान लो 50 लाख रुपीज़ पे हो रहा है। बट अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखा जाए तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 60 लाख रुपीज़ है। अब आपको 50CA जो है वो क्या बोलता है कि जब मिस्टर ए का ये हम यहाँ पे कैपिटल गेन निकाल रहे होंगे, तो हम जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो हम लेते हैं, सेल्स कंसिडरेशन, वो हम 50 लाख नहीं लेंगे, वो हम क्या लेंगे, वो हम 60 लाख लेंगे। सॉरी, सिंपल सी बात है। वो इतना बोलता है कि अगर लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे ट्रांसफ़र हुआ है तो फिर जो ये लेसर अमाउंट है हम इसको ना लेके जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसको हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे। ये हो गई 50CA की एक जनरल सी बात। अब आते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। 50CA में कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। 50CA में दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड लिखा हुआ है। अब इसी में कंडीशन बनते जाएंगे कि मान लो मिस्टर ए हैं, ये मिस्टर ए हुए, और इन्होंने जो है अपनी लैंड और बिल्डिंग जो है वो देखा जाए तो ट्रांसफ़र करने का जो अग्रीमेंट हुआ वो हुआ, चलो मान लो दिसंबर मान लेते हैं, 1 दिसंबर 2022 को, ठीक है। ये यहाँ पे एग्रीमेंट हो रहा है, और इस दिन जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी वो थी 55 लाख रुपीज़। और जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ, क्योंकि होता क्या है कि जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदने जाओ तो बहुत से केसेस में ऐसा हो जाता है कि जिस दिन एग्रीमेंट होता है और जिस दिन प्रॉपर्टी का एक्चुअल रजिस्ट्रेशन होता है उसमें कुछ फ़र्क आ सकता है, कुछ महीनों का फ़र्क आ जाता है बहुत से केसेस में। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो हम लोग मान लेते 31 मार्च 23 को, ठीक है। एक पर्टिकुलर ईयर मैंने ले लिया, 31 मार्च 23 को हो रहा है। इस दिन जो हो रहा है वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है,
रजिस्ट्रेशन हो रहा है और इस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो आपकी 60 लाख हो जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, एओ क्या करता है, एओ बोलता है, अब यहाँ पे जो है एओ क्या बोलता है, एओ बोलता है कि देखो जी, जब हम मिस्टर ए के लिए जब हम निकाल रहे होंगे ना कैपिटल गेन, तो जो सेल्स कंसिडरेशन होगा ना, जो FVC होगा, वो हम 60 लाख रुपीज़ लेंगे, लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मान लो कि 10 लाख रुपए में ख़रीदा था और 50 लाख का कैपिटल गेन निकालेंगे। बट एक्चुअली में देखो तो यहाँ पे SSC के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उसे मिले तो, अगर मान लो कि हम ये मानते कि उसे 50 लाख रुपए ही मिले थे या 55 मिले थे, जो भी मिले थे, तो उसे मिले तो 50 लाख रुपए थे, बट उसका टैक्स लग गया इधर 60 लाख रुपीज़ पे। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि SSC की तो इसमें कोई गलती नहीं थी, जिस दिन 55 लाख रुपीज़ था, SSC ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल सकता है कि देखो मैंने 50 लाख पे बेचा है, आप अगर बहुत ज़्यादा करना चाहते हो तो ये 50 को 55 कर दो, आप 60 पे क्यों लेके जा रहे हो, मैंने इसमें कुछ किया ही नहीं है, ये तो आपका ड्यूटी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसा है कि कुछ दिन बाद जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ जा रही है। तो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ये कहा गया कि मान लो जिस दिन मिस्टर ए ने एग्रीमेंट किया, मिस्टर ए जो है जिस दिन वो एग्रीमेंट करते हैं मिस्टर बी के साथ, हमने लिया था डेट 1 दिसंबर 22 को, अगर जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन कुछ पैसे मिस्टर बी जो है, कोई भी थोड़ा भी, ऐसा कोई स्पेसिफिक परसेंटेज डिसाइड नहीं है कि आप जो सेल्स कंसिडरेशन है उसका 5-10%, अगर कुछ भी अमाउंट अगर अदरवाइज देन बाई कैश, मतलब समझो तो अगर वो दे देते हैं तो हम ऐसा मानेंगे कि ट्रांजैक्शन इसी दिन हो गई है। और उस केस में फिर से बताता हूँ, मिस्टर ए ने जिस दिन एग्रीमेंट किया, अगर उसी दिन कुछ अमाउंट अदरवाइज देन बाई कैश, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक या फिर चेक, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह से अगर पेमेंट हो जाता है मिस्टर ए को, तो हम ऐसा मानेंगे कि मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए की जो सेल्स ट्रांजैक्शन थी वो इसी दिन हो गई। और अब चाहे एओ हो या फिर मिस्टर ए अपने रिटर्न में जो है, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है एज़ पर जनरल प्रोविज़न जो भी है 50 CA का, अब उस जनरल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 55 लाख है तो इसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। वो बात अलग है कि उन्हें 50 लाख रुपए मिले, बट स्टिल वो इसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे, क्योंकि 50 CA आपका यही बोलता है ना कि अगर आपको जो है पैसे, अगर आपको जो सेल्स कंसिडरेशन है, एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन, वो अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो हम उसको नेगलेक्ट करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को हम FVC मानेंगे और तब कैपिटल गेन निकालेंगे। तो इस केस में जब हमें पैसे मिल गए एग्रीमेंट वाले दिन, कुछ भी अमाउंट अगर हमें मिल जाता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड या फिर चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, और इस दिन अगर हमें मिल जाता है, तो जब मिस्टर ए का रिटर्न बनेगा या फिर एओ जो है एसेस करेगा जब असेसमेंट, तो उस केस में वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेगा, 55 लाख रुपीज़ लेगा, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है 10 लाख रुपीज़, और यहाँ पे जो है 45 लाख रुपीज़ जो है आपका कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो ये था पहला प्रोवाइजो बोलो या एक्सेप्शन बोलो या एक्सप्लेनेशन बोलो, को ये था हमारा पहला एक्सप्लेनेशन 50 CA का। अब 50 CA में एक और चीज़ लिखी हुई है, उसको भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा 50 CA का, वो ये बोलता है कि अभी मैंने आपको बता दिया कि लेस और मोर वाला केस जो होता है कि अगर एग्रीमेंट पहले हो गया है तो कैसे होगा। दूसरा पॉइंट हमारा बोलता है कि सपोज़ करो एक ऐसा केस होता था, जैसे कि मान लो कि मिस्टर ए का ही हम एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा अभी करंट एग्जांपल चल रहा है हम उसी को ले लेते हैं। मिस्टर ए ने 50 लाख रुपीज़ किया, 50 लाख रुपीज़ का अपना लैंड एंड बिल्डिंग सेल किया है, और ये जो प्रोविज़न है ना, ये जो 50 CA सेक्शन है, ये सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग पे ही अप्लाई होता है, सेपरेटली और बोथ दोनों पे ही। 50 लाख रुपीज़ में सेल किया है, बट इस सेल के बाद से जो है यहाँ पे जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लो 52 लाख रुपीज़ है। अब 52 लाख रुपीज़ है, अब जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग जब आप मिस्टर ए का रिटर्न फाइल कर रहे होगे, जब इसका असेसमेंट हो रहा होगा, तो एओ क्या करेगा, एओ करेगा FVC जो है वो 52 लाख रुपीज़ निकालेगा। बट ऐसा बहुत से केसेस में देखा गया कि ज़रूरी नहीं है कि जो सेलर है उसको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के
मतलब प्रोपोर्शनेट अमाउंट, इक्वल अमाउंट, सॉरी प्रोपोर्शनेट नहीं, मतलब इक्वल अमाउंट मिले ही। कई बार जब प्रॉपर्टी के दाम नीचे चले जाते हैं उस टाइम पे उसको 4-5% या 10% कम पैसे भी मिलते हैं। तो इसलिए एक प्रोविज़न लेके आए वो, जो अगला मैं आपको बताने वाली हूँ, कि जितना भी सेल प्राइस है अगर उससे जो फ्लक्चुएशन है वो 10% है तो फिर हम जो है FVC जो है वो एक्चुअल सेल्स कंसिड्रेशन को मानेंगे एक्चुअल। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे FVC जो है वो आपका 50 लाख रुपए है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है, अगर 10% की बात करो तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 लाख तक हो सकती है। 10% 50 लाख प्लस 10%। तो वो ये बोलना चाहते हैं कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, मान लो मेरे केस में 52 लाख थी, अगर 55 लाख भी होती, मतलब ये जो फ्लैक्चुएशन है अगर ये 10% तक है तो जो हम FVC मानेंगे वो हम 50 लाख ही मान लेंगे। हम ऐसा मान लेंगे कि ये 10% मतलब लोअर अमाउंट मिलना, ऊपर नीचे जाना, ये एक आम बात है और इसके लिए हम SSC को बेमतलब का उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। FVC 50 एंड देन हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो हमारा 10 लाख हो जाएगा एंड देन 40 लाख का हमारा कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। तो मैंने आपको सबसे पहले 50 CA में पहले क्या बताया, 50 CA में पहले, अब हम थोड़ा समराइज़ करते हूँ जो भी मैंने आपको बताया। हम 50 CA में मैंने आपको पहले ये बताया कि जो अगर आप एक लैंड एंड बिल्डिंग सेल कर रहे हैं तो आपका जो जनरल प्रोविज़न है वो ये बोलता है कि अगर आपका जो सेल प्राइस है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, लेस अमाउंट है, तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। ये हो गया जनरल प्रोविज़न। उसके बाद से ये इस सेक्शन का प्रोवाइज़ो आता है। पहला ये कि ये बोलता है कि अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन अगर कुछ पैसे मिल गए हैं तो जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना, हम उसी को कंसीडर करेंगे। हम ट्रांसफ़र वाले डे पे, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ उस दिन पे नहीं जाएंगे, एग्रीमेंट वाले डे को ही हम कंसीडर करेंगे। तीसरी बात यहाँ पे फिर ये लेकर के आए कि अगर 10% का फ्लक्चुएशन है, अगर एक्चुअल सेल्स कंसिड्रेशन में और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में अगर 10% का फ्लक्चुएशन है तो हम उस 10% के लोअर अमाउंट को इग्नोर कर देंगे और जो हमें एक्चुअली सेल्स कंसिड्रेशन मिला 50 लाख रुपए हमारे केस में, उसी को हम FVC मानेंगे और तब हम अपना कैपिटल गेन निकालेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब हम पहले देख लेते हैं कि हमारा क्या छूट गया है इस सेक्शन में। अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। पहला जो आपका ये पॉइंट दिख रहा है वो आपका सिंपल आपका जनरल प्रोविज़न था। ये पॉइंट जो है वो आपका बोलता है कि अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ ट्रांसफ़र अलग है और कुछ पैसे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पे चेक और बैंक ड्राफ्ट और ECS और थ्रू सच अदर प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड IMPS UPI RTGS NEFT नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और भीम आधार पे ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट, अगर ईदर ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट या फिर डेट ऑफ एग्रीमेंट के पहले अगर थ्रू दीज मोड्स अगर पैसे मिल चुके हैं तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे और अगर नहीं मिले हैं तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र को मानेंगे। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था। आगे देखते हैं। बाकी यहाँ पे 10% वाला पार्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट, जो कि यहाँ पे वही 110% लिख के बोला गया है। बात वही होती है एक्चुअल कंसिडरेशन सो रिसीव। अगर 10% का फ्लक्चुएशन है तो जो आपको एक्चुअल कंसिडरेशन मिला उसी को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। आगे देख लेते हैं। Where assessee claim before any assessing officer that value adopted or assessed or assessable by stamp valuation authority under subsection 1 exceed fair market value of the property and the value so adopted or assessed or assessable by stamp valuation authority has not been disputed in any appeal or revision or no reference has been made before any other authority court or high court then AO may refer the valuation to valuation officer। अच्छा ओके, इसको आप थोड़ा समझते हैं। इसमें बोल क्या रहा है कि मान लो कि आपका असेसमेंट हो रहा है, AO ने आपका केस खोला है। अब AO बोलता है कि देखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है आपने जो सेल्स कंसिडरेशन लिया है वो लिया है 50 लाख रुपीज़, जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 60 लाख रुपीज़ है। अब SSC को लगता है कि यार ये तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर वैल्यू एडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल का मीनिंग मैं आपको बाद में समझाती हूँ। बाय स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी एक्सीड्स फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब SSC को लगता है कि यार मैंने तो 50 लाख का सेल किया था और ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ये जो आ रही है वो तो बहुत ज़्यादा आ रही है, ये तो 60 लाख आ रही है। और अगर SSC ने कहीं पे भी इसके लिए कोई अपील नहीं की है, या तो किसी कोर्ट में या हाई कोर्ट में कोई अपील नहीं की है, और
तो उस केस में वो एओ से रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप मेरी इस वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी को वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दीजिए। और उस केस में जो है एओ उस प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन को अगर एसएससी को ये लगता है कि ज़्यादा है तो उस केस में एओ जो है उस प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन को वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर देगा। और अगर मान लो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि एसएससी ने कितने में बेचा था, 50 लाख रुपए में बेचा था और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी आ रही थी, 60 लाख रुपीज़ आ रही थी। अब वैल्यूएशन ऑफिसर अपना वैल्यू निकालता है और इफ़ वैल्यूएशन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, मान लो कि जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू निकाली वो 55 लाख रुपीज़ निकाली, देन उस समय क्या होगा, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाली, जैसे मान लो वैल्यूएशन ऑफिसर ने 55 लाख रुपीज़ निकाली, तो जो अमाउंट वैल्यूएशन ऑफिसर निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे ना जो लॉ है, जो गवर्नमेंट है वो एसएससी को फेवर करना चाहती है। वो एसएससी को बोलती है कि ठीक है, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम वैल्यू निकाली है तो मतलब जो तुम कह रहे होगे ना वो सही बात होगी, ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकल के आ रही है फेयर मार्केट वैल्यू, ये सच में ज़्यादा है, तो जो वैल्यूएशन ऑफिसर बोल रहा है ना हम उसी को कंसिडर कर लेंगे। बट मान लो कि वैल्यूएशन ऑफिसर ने ज़्यादा वैल्यू निकाल दी, मतलब कि वैल्यूएशन ऑफिसर बोल रहा है कि देखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो तुम्हारी 60 लाख रुपये है, बट मैं जो वैल्यू निकाल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू 70 लाख रुपीज़ आ रही है। तो गवर्नमेंट, मैंने आपको पहले ही बताया, गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ा एसएससी को फेवर करती है और बोलती है कि जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, आप 70 लाख रुपए मत लो, आप 60 लाख रुपीज़ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान के टैक्स निकाल दो। अच्छा, आपको ना इसको मैं एक वैसे बोर्ड पे भी समझा देती हूँ, बट पहले आगे का पार्ट पढ़ लेते हैं। इफ़ stamp duty value has been adopted as full value of consideration and subsequently the value is revised in any appeal or revision, मान लो कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60 लाख रुपीज़ जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया और बाद में जो है ये जो वैल्यू है वो रिवाइज़ हो जाती है किसी अपील में या रिवीजन में, तो जो रिवाइज वैल्यू है उसी को कंसिडर करेंगे हम। ओके अच्छा, एसेसिबल का मतलब मैं आपको बोल रही थी कि एसेसिबल का मतलब मैं आपको समझाऊंगी, बट बिफोर दिस मैं आपको सोच रही हूँ कि थोड़ा सा एक थ्रू एन एग्जांपल ये वाला लॉ समझा दूँ। ओके देखो, इस लॉ में सिर्फ इतनी सी बात बोली गई है। मान लो कि आप जो है एसएससी हैं, ठीक है, आपका जो केस है वो एओ ने खोल रखा है। अब एओ ने खोला है और एक लैंड एंड बिल्डिंग है जो कि सेल हुई थी और उस लैंड एंड बिल्डिंग की जो सेल कंसिडरेशन है, अब मैं इसको SC लिखने वाली हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं लिखने वाली। जो कंसिडरेशन है वो आपने जो दिखाया है वो 50 लाख रुपीज़ दिखाया है, बट जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, जो फेयर मार्केट वैल्यू है, वो निकल के आ रही है आपको 60 लाख रुपीज़। और आपको लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो एक्चुअली में फेयर मार्केट वैल्यू है ही नहीं, ये गलत वैल्यूएशन हुआ है आपने जो है। और इस वैल्यूएशन के अगेंस्ट आपको जब एओ ने ये कहा कि देखो जी इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60 लाख रुपीज़ है, तो आप इसके अगेंस्ट आप किसी कोर्ट में नहीं गए, आपने कोई अपील फाइल नहीं की, तो इस केस में आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा। अगर आप कोर्ट में नहीं गए हैं, कोई अपील फाइल नहीं की है, तो आप एओ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे ये जो 60 लाख रुपीज़ है ये ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आप इस प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन को जो है कहाँ ट्रांसफ़र कर दो, वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दो। अब वैल्यूएशन ऑफिसर पिक्चर में आते हैं। अब वैल्यूएशन ऑफिसर ने क्या किया, उन्होंने एक वैल्यू निकाली, केस 1 में जो है वो वैल्यू निकालते हैं 55 लाख रुपीज़। जब वो 55 लाख रुपीज़ निकालेंगे तो अच्छा, इस केस को समझने से पहले एक चीज़ ध्यान रखो कि गवर्नमेंट जो है इस लॉ में, इस सेक्शन में एसएससी को फेवर करेगी, एसएससी को फेवर करेगी, ठीक है। अब आते हैं, अब इन्होंने जो वैल्यू निकाला है वो निकाला है 55 लाख रुपीज़ का वैल्यू निकाला है। तो अब एक्चुअली लॉ देखिए तो लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है वो 60 लाख रुपीज़ होगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा। बट यहाँ पे गवर्नमेंट बोल देगी कि चलो हम आपको फेवर कर देंगे, क्योंकि आप बोल रहे थे पहले ही कि ये जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है और हमने वैल्यूएशन कराया तो 55 लाख रुपीज़ ही आया, तो आपका FVC हम 55 लाख रुपीज़ लेंगे, ठीक है। दूसरे केस में अगर मान लो 70 लाख रुपीज़ वैल्यू निकलती है, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि 70 लाख रुपीज़ वैल्यू निकलती है कि एसएससी के फेवर में जाएगा ये लॉ, तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ये बोल देगी कि रहने दो, आप 70 लाख रुपीज़ मत लो, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना 60 लाख रुपीज़, उसी को आप अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लो और उसके बाद से आप अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगा के 10 लाख रुपीज़ और बाकी 50 लाख रुपये आप कैपिटल गेन निकाल दो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। सो इतना ही बात थी इसमें, आगे देख लेते हैं हम कि क्या लिखा हुआ है। आगे आपको एसेसिबल का मतलब समझाती हूँ। देखो हुआ क्या
जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है एसेस और एसेसिबल, ये आपने देखा ना जब हम 50 CA 155 पे आ गए, सॉरी यस 50 CA के शुरू में ही आपको यहाँ पे लिखा गया है कि कंसिडरेशन रिसीव और अक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर बाय एन एसएससी ऑफ ए कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ इज लेस देन द वैल्यू एडॉप्टेड और एसेस और एसेसिबल बाय एनी अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट दैट इज़ स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी। तो जब ये लॉ लेकर के आया गया ना, तो उस समय ये वर्ड जो था वो अडॉप्टेड और एसेस ही लिखा हुआ था। मतलब कि जब आपने सेल कर दिया आपने लैंड एंड बिल्डिंग को, तो आपकी वैल्यू जो है अब एसेस होगी। बट जब आपने अगर सेल नहीं किया है तो आपकी वैल्यू एसेस नहीं होगी। तो होता क्या था, इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग द एसेट, सेल के बजाय लोग क्या करने लगे, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ सेल लोग क्या करने लगे, पावर ऑफ अटर्नी बना के और दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र करने लगे टैक्स से बचने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे एक वर्ड लेके आए ये, जिसका मतलब हुआ कि एसेसिबल बाय अथॉरिटी। मतलब कि अगर आप ले करके जाते और ले करके आपने कुछ भी किया, आपने ट्रांसफ़र नहीं किया, आपने थ्रू पावर ऑफ अटर्नी अगर ट्रांसफ़र कर दिया, तो उस केस में भी अगर ले करके अथॉरिटी के पास अगर आप जाते तो क्या वैल्यू निकल के आती, उसी वैल्यू पे जो वैल्यू निकल के आती, अगर आप अथॉरिटी के पास लेकर के जाते तो जो वैल्यू निकल के आती उसी वैल्यू को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। Assessable means the price which the stamp valuation authority would have adopted or assessed if it were referred to such authority for the purpose of payment of stamp duty। स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए जो भी वो अथॉरिटी अगर आप ले करके जाते तो जो वैल्यू निकालती उसी को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। द टर्म एसेसिबल ऑल्सो इंक्लूड ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रजिस्टर्ड विद स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूटेड थ्रू एन एग्रीमेंट टू सेल और पावर ऑफ अटर्नी। मतलब कि आपने रजिस्टर नहीं कराया उस ट्रांजेक्शन को, बट आपने पावर ऑफ अटर्नी बना दी या फिर एग्रीमेंट टू सेल कर लिया, तो उस केस में भी आपका क्या होगा, आपने एक तरीके से अपने कैपिटल एसेट को बेच ही दिया है। तो उस केस में जो असेसमेंट होती अगर, तो क्या होती, उसी वैल्यू को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। आगे हमारा 56 to 10 है, जो कि थोड़ा अलग नहीं है, इसी से रिलेटेड है, बट यस आई वाज ऑफ द मोटिव कि आज मुझे सिर्फ एक ही सेक्शन कराना है। So yes, this brings us to the end of the video. I'll see you in the next video with section 56 to 10 and all. Thank you so much for watching.